जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। आज आपका साइंस का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको कुछ अलग नहीं बताना। जो कल का आपका टॉपिक था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उसके लिए मैंने एक टेबल तैयार की है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हो। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये टेबल आप भी कहीं ना कहीं नोट कर ले अच्छे से। तो सबसे पहले आपका टॉपिक होगा इसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसमें क्या होता है मैंने बताया है, इसमें क्रम संख्या यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे, दूसरा वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तीसरा प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, और नेक्स्ट है आपका प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, वो भी प्रतिबिंब का आकार किसके वस्तु के सापेक्ष देखा जाएगा कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है क्या कि आपको इनमें से कोई भी वस्तु की स्थिति दे सकता है और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ सकता है, या प्रतिबिंब का आकार पूछ सकता है, या प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि प्रतिबिंब की स्थिति दे दी और वस्तु की स्थिति पूछ ली। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप ये टेबल अच्छे से एक पेज पर नोट कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही कल मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कि आपको बताया था मैंने, अगर कोई अवतल दर्पण है, सबसे पहले अवतल दर्पण की अगर हम बात कर रहे हैं, यदि अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण से वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है ऐसे। पहली प्रकाश किरण कैसी गई, समांतर, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो जब वो फोकस से जा रही है तो कहाँ से, फोकस से ही जाएगी। दूसरी, दोबारा सुने एक बार, ये वस्तु है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। तो पहली प्रकाश किरण वस्तु से समांतर जा रही है, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, और मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो प्रकाश किरण कहाँ से परावर्तित होकर कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। जो समांतर होती है वो फोकस से जाएगी, और जब ये फोकस से जा रही है दूसरी प्रकाश किरण फिर समांतर जा रही है, और वो भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो यहाँ से आपने देखा दोनों परावर्तित किरण फोकस पर काट रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति थी अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर, ये बन गया। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बहुत छोटा है यानी बिंदु आकार का है, और हमेशा प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका अगर हम वस्तु को कहाँ रख दें, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रख दे, वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दे, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहाँ रखेंगे वस्तु को, यानी यहाँ तक कहीं, इससे पहले पहले आप कहीं भी रख सकते हो। पहली प्रकाश किरण समांतर, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण आप वक्रता केंद्र से भेज सकते हैं, तो ये परावर्तित होने के बाद जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो कहाँ परावर्तित किरणों ने कहाँ कट करा एक दूसरे को, यहाँ पे काट दिया। ठीक है, यहाँ पे काटा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब है वक्रता केंद्र व अनंत के बीच जब वस्तु रखी जाती है तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है। कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये लिखा है ना, छोटा वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा व वास्तविक बनेगा। ठीक है, उल्टा व वास्तविक बनेगा। इसी प्रकार मैंने और भी बहुत सारी कल इससे पहली वीडियो में आपको बताया, समझाया था सारी चीज़ें, तो इसलिए ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम करते हुए मैं अभी इसी से टेबल से समझा देता हूँ सब कुछ। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा।
उल्टा बनेगा वह वास्तविक बनेगा। ठीक उसी तरीके से यदि वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये बात आप ध्यान रखें, जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वह उल्टा ही बनेगा हमेशा। उसके बाद है फोकस, जो क्या होगा, अगर वस्तु हमने फोकस पर रखी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब यहाँ एक बात नोट करें जरा, अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर है, और यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर है। ठीक है, ऐसे ही अगर वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में वस्तु रखी तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखी तो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा, यानी एक दूसरे के उल्टे। यहाँ देखिए जरा, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका, यदि फोकस तथा ध्रुव के बीच में वस्तु रखी है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है, और बड़ा होने के साथ साथ सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, ये आपका इसमें टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को आप अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उत्तल दर्पण के लिए वस्तु आप कहीं भी रखें, किसी भी जगह पर दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रख लें, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा हमेशा। ठीक भाई, दूसरा पॉइंट, दर्पण के पीछे बना सीधा बनेगा, और जो सीधा होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा व आभासी बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। और तीसरा पॉइंट इसमें छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। चौथा पॉइंट, दर्पण के जो पीछे है वो ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दर्पण के प्रयोग। दर्पण के प्रयोग, दर्पण के प्रयोग क्या है भाई, देखिए जरा। पहला हम बात करेंगे पहले अवतल दर्पण के प्रयोग। अवतल दर्पण के प्रयोग, अवतल दर्पण के प्रयोग क्या क्या है, अब उसे देखते हैं हम। अवतल दर्पण के प्रयोग, सबसे पहले आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ होती है और गाड़ियों में हेडलाइट लगी होती है, और हेडलाइट में जहाँ बल्ब होता है, जो जैसे गाड़ियाँ होती है, गाड़ियों की हेडलाइट होती है कुछ ऐसी, और यहाँ पे बल्ब होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कटोरी सी लगी रहती है सिल्वर कलर की, ठीक है, जो सिल्वर कलर की होती है उस वही क्या है, अवतल दर्पण है, वही क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है, जो कि सिल्वर कलर की होती है, बल्ब के पीछे की तरफ होती है, जिससे कि प्रकाश जो है वो क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, मतलब फोकस हो जाता है एक जगह। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अवतल दर्पण के प्रयोग की, अवतल दर्पण के प्रयोग में आपका क्या है, अवतल दर्पण प्रयोग में पहले आएगा आपका गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा कहाँ किया जाता है, जो दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने वाले जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह दर्पण भी क्या है, अवतल दर्पण होता है, वह दर्पण भी कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। कौन सा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और कहाँ प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का,
अवतल दर्पण का प्रयोग और कहाँ किया जाता है? आँख, देखा होगा आपने, जो आँख या कान के डॉक्टर होते हैं, आँख या कान के डॉक्टर होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आँख या कान के डॉक्टर, जिससे कि प्रतिबिंब बिल्कुल सुस्पष्ट बने। ठीक है। अच्छा, एक होता है जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, वो डॉक्टर भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। दांतों के डॉक्टर, आपने देखा होगा कि जब आप अपने दांत दिखाने के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, तो एक इस शेप की कोई एक चम्मच टाइप आपके अंदर मुंह में डालता है और वो कुछ चेक करता है। तो वो जो चम्मच टाइप में ये गोल गोल सा बना होता है, यही क्या है? अवतल दर्पण होता है। यही क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है। तो मुख्य जो प्रयोग होते हैं अवतल दर्पण के यही होते हैं। अब ये ध्यान रखें, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के जो प्रयोग होते हैं उन्हें क्या क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। अवतल दर्पण के प्रयोग या उत्तल दर्पण के प्रयोग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद आता है आपका उत्तल दर्पण के प्रयोग। उत्तल दर्पण के प्रयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण के प्रयोग क्या होते हैं? उत्तल दर्पण के प्रयोग में आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, गाड़ी में जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर होता है, उसकी जो सीट होती है, ड्राइवर सीट के साइड में, ड्राइवर सीट के साइड में जो होता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है? वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके साइड में एक दर्पण लगा होता है जिसे वो पीछे देखने के लिए प्रयोग करता है, पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? वो ये पूछा जा सकता है कि गाड़ी में ड्राइवर सीट के साइड में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग कौन सा किया जाता है? उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा किया जाता है? उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक और है, दूसरा प्रयोग इसका सोडियम परावर्तक। क्या? सोडियम परावर्तक। सोडियम परावर्तक के रूप में भी क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें, जो अवतल दर्पण है इसे एक जगह और प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर में। कहाँ? सोलर कुकर में। सोलर कुकर में भी क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 प्रयोग तो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक या पूछे जा सकते हैं इससे अवतल दर्पण से। वो ये है, गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में जो नाई लोग होते हैं, बार्बर होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और एक आँख या कान के डॉक्टर जो होते हैं वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और सोलर कुकर भी अवतल दर्पण के प्रयोग से ही बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो अवतल दर्पण जो होता है वो अलग अलग दूरियों से अलग अलग तरीके का प्रतिबिंब बनाता है और एक सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। और बनाता तो उत्तल दर्पण भी है, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है एक ही जगह प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु कहीं पे भी हो, वस्तु कहीं पे भी हो, प्रतिबिंब हमेशा वो एक ही जगह बनाएगा। तो उत्तल दर्पण के प्रयोग मुख्य रूप से जो किए जाते हैं वे गाड़ी में जो ड्राइवर सीट होती है, ड्राइवर सीट के साइड में, और दूसरा सोडियम परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है। अब ये भी मैंने बताया था कि अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखें, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दर्पण से रिलेटेड, ये आपका क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन प्रकाश का जो टॉपिक है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट बची हुई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो है बहुत इम्पोर्टेंट, क्या है वो? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। अब इस प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। वो क्या है? वो ये है, देखिए ज़रा। अगर कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित। तो जब वह मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे बात करें माध्यम, यानी इसे दोबारा एक बार सुन लें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब ये माध्यम क्या चीज़ है? ठीक है, ये माध्यम क्या चीज़ है? ये माध्यम होते हैं आपके क्या? जैसे वायु, कांच, जल, हीरा, क्राउन कांच, ठीक है। ये सब क्या है? ये माध्यम होते हैं। जैसे अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब यह है कि जैसे वही वायु से कांच में प्रकाश किरण जा रही हो, कांच से वायु में जा रही हो, या कांच से जल में जा रही हो, या जल से कांच में प्रवेश कर रही हो, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। जैसे क्या कहा मैंने? कांच से वायु में, वायु से कांच में, ठीक, या जल से वायु में, वायु से जल में। इस तरीके से जो प्रकाश किरण क्या करती है? प्रवेश करती है या गति करती है, ठीक है, या चलती है। प्रकाश किरण चलती है तो उस टाइम वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या बताया? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। जैसे हम मान लेते हैं एक माध्यम हुआ ये, यहाँ पे हमने कह दिया कि ऊपर है वायु, और दूसरा माध्यम हो गया यहाँ पे क्या? कांच। तो दो माध्यम हो गए। तो यह जब वायु से कांच में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है, ऐसे ये वायु से प्रकाश किरण आ रही है और कहाँ चली गई? ये कांच में प्रवेश करेगी। तो कांच में प्रवेश जैसे ही करेगी तो ये अपने मार्ग से विचलित होगी, ठीक है। तो इस घटना को तो हम कहेंगे अपवर्तन। अब बात करते हैं जब ये कांच में प्रवेश करेगी, तो कांच में प्रवेश करने का मतलब है कि यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। मतलब जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक। अब इसमें ये वाली किरण क्या हो गई?
आपतित किरण, और ये हो गई अपवर्तित किरण। अब की बार परावर्तित नहीं आएगी, अब आएगी अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, अभिलंब। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अभिलंब। ठीक, तो अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो वायु और कांच अलग अलग माध्यम है, इन माध्यम की जगह भाई जल भी आ सकता है और क्राउन कांच भी आ सकता है, या भाई वायु की जगह कांच, या और कांच की जगह द्रव भी आ सकता है, कांच की जगह जल भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में माध्यम को दो रूपों में बांटा गया, माध्यम को दो रूपों में बांटा गया, यानी माध्यम दो प्रकार के लिए गए। कौन कौन से, एक सघन माध्यम और एक हो गया विरल माध्यम। ठीक, दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम जो होता है वो होता है घना, यानी ये एक समझ लो गाढ़ा, ये समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा विरल माध्यम जो होता है हल्का होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं वायु और कांच की, तो वायु और कांच में वायु जो है वो हल्की है कांच के मुकाबले, तो ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। ठीक, एक हो गया विरल माध्यम और दूसरा हो गया सघन माध्यम। अब इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब ये तो हमें पता चली गया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। दूसरा, अब अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहां देखिए जरा, ये अभिलंब से दूर है थोड़ा और ये अभिलंब के नजदीक आ गई, तो अभिलंब की ओर झुकेगी जब वो सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। दूसरा पॉइंट आप समझिए जरा, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, कैसे, ये अभिलंब कह दिया मैंने, अभी पहले ही बना लिया मैंने ये अभिलंब, जिससे कि इजीली समझ में आ जाए। अगर प्रकाश किरण यहाँ से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, यानी अब की बार उल्टा काम हो, तो क्या होगा, यह अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, क्या होगा, दूर हटेगी। जब प्रकाश किरण क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, ये चली गई यहाँ पे, और अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण, और ये हो गई आपकी कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब इसमें क्या चीज होती है, जो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनता है इसे बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनता है इसे बोलते हैं हम आपतन कोण। ठीक, यानी आपतन कोण तो दोनों में यही हुआ। और जो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनता है इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसे, अपवर्तन कोण। ये आई हो गया, ये आर हो गया, अपवर्तन कोण। ठीक, अब ये ध्यान रखेंगे आप कि इस केस में आपतन कोण बड़ा होगा, आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा होगा। ठीक है, जो प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है
तो आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है। ठीक है। और अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो आपतन कोण छोटा होगा और अपवर्तन कोण बड़ा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का जो मुख्य कारण है वो होता है प्रत्येक माध्यम में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अपवर्तन का कारण प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का, प्रत्येक माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ये अपवर्तन का कारण है। यानी जैसे ही प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, उसका वेग जो है परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो वेग परिवर्तन होने के कारण ही ये, यानी चाल जो होगी वो परिवर्तित हो जाती है, ये चाल जो है वो परिवर्तित हो जाती है, इस कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी, अपवर्तन के नियम। क्या? अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम क्या क्या है? अपवर्तन के दो नियम है। क्या? अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम कौन कौन सा है देखिए जरा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु। क्या क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब व क्या बचा, आपतन बिंदु। सभी एक तल में होते हैं, ये सारे क्या होंगे, एक तल में होंगे। ठीक है। क्या बताया? अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम है साइन आई बटे साइन आर। ये बात ध्यान रखना, साइन को जया कहा जाता है, जया। ठीक है। मतलब आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, दोनों क्या होते हैं, नियतांक। इनका अनुपात क्या होता है, नियतांक। नियतांक मतलब एक निश्चित मान होता है, फिक्स। क्या? साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है। अब इसे ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। यही क्या है, स्नेल का नियम है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ये क्या है, स्नेल का नियम भी कहलाता है। ठीक। अब जो ये नियतांक है, इस नियतांक को क्या कहते हैं, इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। ये नियतांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। नियतांक मतलब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित किया जाता है। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है। और इसे म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, म्यू। अपवर्तनांक को म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसका जो दूसरा नियम है, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। मतलब आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है। ठीक है। इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। इसी कोई प्रकाश के टॉपिक को ही हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें।
धन्यवाद।